तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल पे चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 3 को देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सेट 2 और सेट 1 को देख लिए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, म्यू इक्वल टू तो हो जाता है साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम। तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय चालक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो गोलीय चालक की आपकी फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ कितनी दे दिया हुआ है, तो एफ आपका दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है और आपका पूछा गया है क्या, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फॉर्मूला ही होता है एफ इक्वल टू फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहीं से क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2f। तो आर का आर निकालना है आपको, तो 2 रहने दीजिए। एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है, तो रख दीजिए। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो अपवर्तन के कारण जो तालाब का पानी है या जो जल है वो कम गहरा दिखाई देता है। जैसे पानी में हम लोग सिक्का रखते हैं, ठीक है, कोई बाल्टी में हम लोग सिक्का रख देते हैं तो कैसा दिखाई देता है, तो वो आपका उभरा हुआ दिखाई देता है। इसका भी जो कारण है वो क्या है, क्या है, ये प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। मतलब कोई श्वेत प्रकाश है तो कितने रंग से मिलके बना होता है। तो कोई सफेद जो प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, वो 7 रंगों से मिलके बना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। और ये कैसे पता चलता है कि 7 रंगों से देखना है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से पता चल जाता है कि जब हम प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, ठीक है, प्रिज्म से, तो प्रकाश अपने 7 विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहीं से हमको प्रकाश का 7 रंग दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा आप लोग देखते भी होंगे कि कोई लाइट रेड ग्रीन व्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो असल में जो प्रकाश होती है, श्वेत प्रकाश, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उस युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कैलोरी भी किसका, ऊर्जा का ही मात्रक होता है, लेकिन एसआई मात्रक क्या है पूछा है तो जूल हो जाएगा। ताप का मात्रक क्या होता है, तो ताप का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। ठीक है, एसआई मात्रक केल्विन होता है। और भी होता है सिंपल मात्रक में, क्या, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो आपका बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन। और न्यूटन का और भी सिंपल मात्रक होता है। ठीक है, जैसे सीजीएस मात्रक डाइन भी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। देखिए, पवन जनित्र क्या होता है, या पवन, देखिए जो कोई कोई जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे आप लोग देखते होइएगा, ये पंखा वाला पंखा टाइप का ये रहता है। ठीक है, इस प्रकार का ये नचता है, उसका क्या होता है कि आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो असल में जो
पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, वो आपको जो जो पवन होता है, पवन जनित्र, वो आपको पवन ऊर्जा को, जो हवा की ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। हवा वाला ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी होनी चाहिए, पंखे की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। घरेलू परिपथ में मुक्त रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो घरेलू परिपथ में जो मुक्त रूप से जो आपूर्ति होती है वो आपका एसी परिपथ की होती है, मतलब एसी प्रत्यावर्ती धारा की होती है। जो घर में हम लोग करंट आता है वो एसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होती है, ठीक है। और जो बैटरी होती है वो उसमें कौन सी होती है? डीसी होती है, जिसको हम लोग जैसे देखते हैं कि मोबाइल वोबाइल में जो बैटरी से मोबाइल वोबाइल चलता है वो असल में क्या होता है? डीसी होता है, ठीक है। और जो घर में आता है बल्ब हम जलाते हैं, 100 वाट का पंखा चलाते हैं, वो सब एसी करंट है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? क्या है? नहीं करता। तो देखिए विद्युत शक्ति बराबर जो फॉर्मूला होती है वो W अपॉन में T होती है, ठीक है। और जो विद्युत शक्ति होती है P इक्वल टू प्रतिरोध और विद्युत धारा के फॉर्म में लिखा जाए तो P इक्वल टू हो जाती है VI, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाती है, ठीक है, P इक्वल टू VI। और इसी को हम लोग चेंज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? क्या क्या कौन सा फॉर्मूला? I इक्वल टू V अपॉन में R। ये ओम का नियम वाला फॉर्मूला इसमें रखते हैं। I के जगह पे क्या रखते हैं? V अपॉन में R। तो चेंज क्या हो सकता है? V का V रहने देते हैं, I के जगह पे क्या लिख सकते हैं? V अपॉन में R। तो P इक्वल टू फॉर्मूला एक और भी आ सकता है, V स्क्वायर अपॉन में R। ये भी एक फॉर्मूला आ गया शक्ति का, ठीक है, विद्युत शक्ति का। और भी आ सकता है, क्या आ सकता है? तो हम लोग और भी चेंज करके हम V के जगह पे फॉर्मूला रख सकते हैं। क्या? इसी को देखो, I इक्वल टू V अपॉन में क्या R लिख देते हैं, यहीं से V इक्वल टू क्या लिख देते हैं? IR। तो इसी फॉर्मूला में हम V के जगह पे डाल दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू V के जगह पे IR लिख दो, I इंटू I पहले से, तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर R भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको शक्ति बराबर 3-4 फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। देखिए मिला। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन शक्ति नहीं है, तो सबसे पहले शक्ति का फॉर्मूला क्या है विद्युत शक्ति का? तो आई स्क्वायर आर है, आई आर स्क्वायर, ये तो ऑप्शन में नहीं आया। वी आई विद्युत परिपथ का शक्ति का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन में आर, ई भी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है। कौन नहीं होता है? तो आई स्क्वायर नहीं होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। दांत साफ करने वाला मंजन होता है, तो दांत साफ करने वाला जो मंजन होता है वो क्षारीय हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। और यहाँ से एक और ही बात याद कर लीजिए, जो दांत होता है वो दांत का सबसे बाहरी परत जो होती है वो इनामेल कहलाती है। क्या कहती है? इनामेल, जो कठोर, काफी कठोर होती है, सबसे ज्यादा कठोर, ठीक है, सबसे कठोर, ठीक है, इनामेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो देखिए उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। और पीएच मान ज्ञात करने के लिए सोरेनसन ने एक स्केल दिया जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल का खोज किसने किया? तो पीएच स्केल का जो खोज किया वो सोरेनसन ने किया। क्या किया? सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन ने किया। और 7 से जो कम होती है, 7 से कम, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होती है वो कैसा होती है? तो आपका अम्लीय हो जाती है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से
अधिक होती है, अधिक, वो आपका क्या हो जाती है, तो वो आपका क्षारीय हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने का जो सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 हो जाता है। ये आपका खाने का सोडा का होता है। ठीक है, या इसको खावा सोडा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका C6H12O6 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चीनी का यहाँ से याद कर लीजिएगा, चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हो जाता है C12H22O11 हो जाता है। ठीक है, जब चीनी को देखिए, जब चीनी यही C12H22O11 को जब आप पानी में घोलते हैं तो दो चीज टूटता है, क्या, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज, लेकिन फार्मूला सेम है। ठीक है, क्या अंतर होता है, फंक्शनल ग्रुप का अंतर होता है, उस पर ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक है, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज, ग्लूकोज, और एक किसमें टूटता है, फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, चीनी टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, चीनी का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए CaO क्या है, तो CaO को बोलते हैं कली चूना। क्या बोलते हैं, कली चूना। ठीक है, या इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, या चूना हम लोग कह देते हैं, चूना। क्या बोलते हैं, चूना। ठीक है, या बिना बुझा हुआ चूना ही बोलते हैं। CaOH का होल ट्वाइस किसको कहते हैं, तो उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। मतलब इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ, बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको CaO को बोलते हैं कली चूना या चूना, या बिना बुझा हुआ चूना। और CaOH का होल ट्वाइस करते हैं बुझा हुआ चूना। असल में क्या, जब देखिए चूना को जब डालते हैं ना तो खदकने लगता है, देखे ही होंगे, और उसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, और CaCO3 क्या होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का ही सूत्र होता है CaCO3 हो जाता है। ठीक है, और इसी को ही हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर। ठीक है, और टाइल्स भी पूछे, टाइल्स का सूत्र, तो टाइल्स का भी सूत्र यही होता है, टाइल्स का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या क्या है। सोना की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 79 हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। देखिए लोहा में जंग न लगे तो उससे बचाने के लिए ग्रीस लगा दिया जाता है। तो ऑप्शन में तो ग्रीस है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा कि उस पर जिंक का भी परत चढ़ा दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है जिससे लोहे का जो संक्षारण है वो आपका क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन है। तो सबसे भारी धातु यूरेनियम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों द्वारा हो जाता है, स्टोमाटा द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृक्क की मतलब किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
और तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में जो पंप किया जाता है वो निर्लय द्वारा किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और हृदय हृदय में आपको बताइएगा कोष्ठक की संख्या कितनी होती है, कितने चेंबर हृदय में होती है, तो आपका कितने हो जाती है, 4 चेंबर। ठीक है, 4 चेंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है। ठीक है, पादप हार्मोन कहने का मतलब जो पौधे में जो हार्मोन बनता है उसी को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। तो देखिए ये साइटोकाइनिन जो हो जाता है वो पौधे में बनती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे इंसुलिन है वो तो ह्यूमन में बनती है। ठीक है, थायरोक्सिन वो भी ह्यूमन में बनती है, एस्ट्रोजन वो भी ह्यूमन में बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन बनाए रखता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति को संतुलन बनाए रखता है, तो वह अनुमस्तिष्क बनाए रखता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क का कार्य होता है कि शरीर की स्थिति को हम लोग संतुलन बनाए रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो आपका मुकुलन विधि से होता है, मुकुलन विधि। द्विखंडन विधि किस में होता है, तो अमीबा में होता है। अमीबा में जो प्रजनन होता है वो आपका द्विखंडन विधि होता है। अमीबा भोजन किसके द्वारा करता है, तो कुटपाट द्वारा, कुटपात द्वारा। ठीक है, और जो अमीबा भोजन को पचाता है किसके द्वारा पचाता है, तो रसधानी द्वारा पचाता है। ठीक है, रसधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में जो प्रजनन किस विधि से हो रहा है, तो अभी देखे हैं, इसका भी क्या हो जाएगा, हाइड्रा में जो प्रजनन मुकुलन से ही। इसका आंसर ऑप्शन क्या, बी। चलिए अगला क्वेश्चन, स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं। तो स्त्री केसर, अब स्त्री केसर क्या होता है ये समझिए बात को। तो स्त्री केसर जो होती है वो फूल का मादा जनन अंग होती है। क्या होती है, फूल का मादा जनन अंग। मादा जनन अंग को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। और स्त्री केसर का पार्ट होती है, भाग होती है। सबसे पहले होती है वर्तिकाग्र। क्या होती है, वर्तिकाग्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा ही बोल देते हैं। दूसरा का होता है वर्तिका। ठीक है, इसको स्टाइल भी कह देते हैं। उसका तीसरा का होती है अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, ओवरी कहते हैं। देखिए अंडाशय जो होती है वो आधारीय भाग होती है स्त्री केसर का। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब पुंकेसर, यहाँ से ध्यान रखिए, पुंकेसर क्या होती है। पुंकेसर, तो पुंकेसर जो होती है वो आपका नर प्रजनन अंग होती है। फूलों का क्या होती है, नर प्रजनन अंग। फूलों का क्या होती है, नर प्रजनन अंग होती है। अब यहाँ से इसका 2 पार्ट याद कर रखिएगा। इसमें पराग कोष होती है और क्या होती है, इसमें तंतु होती है। ठीक है, और पराग कोष में ही क्या बनती है, परागकण बनती है। पराग कण बनती है जिसको हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, तो वो स्त्रियों में पाया जाता है। क्या, एक्स एक्स। ठीक है, ये दोनों एक्स जोड़ा में है। पुरुष में क्या पाया जाता है गुणसूत्र, तो एक्स वाई। ठीक है, ठीक है, और ह्यूमन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है,
बताइए, बताइएगा। 46 होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 23 जोड़ा कह देते हैं। 23 जोड़ा। गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 46 होती है, तो इसको 23 जोड़ा कह देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है? तो आपका परावैंगनी विकिरण से करती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। ठीक है, जो ओजोन होता है ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर, मतलब 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन 2000 क्या है 14 में शुरू किया हुआ था। और इसका जो लोगो है गांधी जी का चश्मा है ना। अब आप अथी पे भी देखे होंगे, नोट पे भी देखते होइएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वच्छ मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव होते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव क्या होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो थोड़ा खास श्रृंखला को आपको समझा देते हैं। जैसे घास, मान लीजिए घास जो होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, अब घास को खाया कौन? तो मान लीजिए टिड्डा खाया, टिड्डा। ठीक है, टिड्डा, इसको टिड्डा जिसको हम लोग बोलते हैं उसको शाकाहारी होती है, जो खाया क्या, घास को खाया, इसको क्या बोलते हैं, शाकाहारी। अब यही शाकाहारी जो होती है इसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब इस टिड्डे को कौन खाया? तो मान लीजिए मेढक खा लिया, मेढक खाया तो मेढक क्या हुआ, मांसाहारी हुआ, मांसाहारी। तो मांसाहारी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आपका जे क्या किया था, टॉमसन या थॉमसन, जे थॉमसन कहिए तब है, टॉमसन कहिए तब, टॉमसन। ठीक है, जे टॉमसन। चलिए अगला क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो सल्फर परमाणु, ठीक है, सल्फर परमाणु में की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए जो सल्फर आती है वो आवर्त सारणी की ग्रुप 16 में आती है। तो ग्रुप 16 के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होती है? तो 6 होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, या आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी निकाला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत हो जाती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समान नेत्र की दूर बिंदु है। तो एक समान नेत्र की दूर बिंदु अनंत होती है। एक समान नेत्र दूर अनंत बिंदु तक देख सकता है, जबकि कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और एक बात और भी यहाँ से देख लीजिए, जो ह्यूमन का आँख है, ह्यूमन का नेत्र है, मनुष्य का जो आँख है, ठीक है, आँख है, उसमें कौन सा लेंस होता है बताइएगा? इसमें उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस जो होती है वह यकृत से स्रावित होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ह्यूमन, मतलब मानव शरीर की। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो अवतल लेंस के सामने कोई भी वस्तु रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा होते हैं। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आभासी एवं सीधा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आभासी एवं सीधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो जिप्सम को आप जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जैसे CaSO4 इंटू 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम को जैसे गर्म कीजिएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तो आपका बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को जिप्सम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का अंडाशय वाला भाग ही किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। ये अधातु होते हुए भी क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है, हीरा जो आपका है वो कठोर धातु है, मतलब कठोर पदार्थ है। क्या है, सबसे कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बताइएगा, क्या हो जाता है 2.42 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो भोजन रसधानी में होता है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका मानव क्या है, ऊर्जा की क्या है, इसको ऊर्जा गृह कहते हैं। किसकी, कोशिका की, पावर हाउस सेल कहते हैं कोशिका के। ठीक है, कुटपाद क्या है, कुटपाद जो अमीबा जिसके द्वारा भोजन करता है उसी को हम लोग कुटपाद कहते हैं। ठीक है, केंद्रक कोई कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका बीच में क्या होती है, केंद्रक होती है। सबसे पहले बताइए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी, इसको की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त की संख्या हो, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्व जो होती है वो 2 होती है। कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहलुका आवर्त में 2, दूसर का आवर्त में 8, तीसर का आवर्त में 8, चौथा आवर्त में 18, पांचवा आवर्त में 18, ऐसे ही करके होती है। ठीक है, 2 8 8 18 18। ठीक है, तो पहला में पूछे तो 2, दूसरा में पूछे तो 8, तीसरा में पूछे तो 8, चौथा में पूछे 18, पांचवा में पूछे 18। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या आपका हो जाएगी कितनी बताइए, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्तों की संख्या है 7। आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पे है, तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पे है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पे है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो मोसले ने दिया था, मोसले ने दिया था। और यहाँ से एक और भी याद करके रखिएगा, मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में। मेंडलीव, मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त जो सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, और इसमें आवर्तों की संख्या कितनी है, आवर्तों की संख्या, आवर्तों की संख्या आपका कितनी है 7 है। वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या आपका कितनी है 8 है।
यहाँ से और भी पूछा जा सकेगा एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से कि अष्टक नियम कौन दिया था। अष्टक नियम, अष्टक नियम कौन दिया था? तो अष्टक नियम जो दिया था वो न्यूनल ने दिया था, न्यूलैंड, न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, एक और भी क्वेश्चन यहां से दिखेगा, त्रिक नियम किसने दिया था? त्रिक नियम, तो त्रिक नियम जो दिया था वो डोबेनर ने दिया था। कौन दिया था? डोबेनर, डोबेनर ने दिया था त्रिक नियम। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किए और सेट 3 यहीं तक समाप्त करते हैं। यदि पीछे का वीडियो नहीं दिए देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।